तो एक एसएमएस ने धोनी को कप्तान बना दिया। देखिए नंबर 7 जो है ना भारतीय क्रिकेट का या इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है। हालांकि गॉड ऑफ क्रिकेट भी है 10 नंबर, लेकिन 7 नंबर जो है ना वो 7 नंबर तो की जर्सी रिटायर हो गई है। और धोनी ने जो काम किया है वो काम मुझे नहीं लगता कि कोई कप्तान कर पाएगा। अगर ऑलराउंडर की बात की जाए, ऑलराउंडर तो कपिल देव से बड़ा, कपिल पाजी से बड़ा तो कोई ऑलराउंडर वर्ल्ड क्रिकेट में। बेस्ट बैट्समैन मैं सुनील गावस्कर साहब को मानता हूँ। देखिए सुनील गावस्कर साहब ने उस दौर में रन बनाए हैं जब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पैड, ग्लव्स, गार्ड, उसकी हेलमेट तो होता ही नहीं था, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बच्चे सोचते हैं कि हम कमेंट्री को कैरियर बनाएं, कमेंट्री कैरियर नहीं है, कमेंट्री एक पैशन है, एक शौक है। आप सोचे कि मैं सब कुछ छोड़ करके कमेंट्री करने लग जाऊंगा। आकाशवाणी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, आकाशवाणी कोई परमानेंट जॉब नहीं देता, और आकाशवाणी कोई परमानेंट जॉब नहीं देता कमेंट्री। जो ये सोचे कि जी मैं कमेंट्री करके अपना घर चला लूंगा, गलतफहमी में है। उसको अपना कैरियर पहले सेट करना है। आप एक बार अच्छी तरह सेट हो जाओ तो उसका आपको शनिवार इतवार मिलते हैं कमेंट्री करने के लिए, आप जाएं 2 दिन की कमेंट्री करें, मजा करें। रांची की अगर बात की जाए तो रांची कैसा लगा आपको? देखिए जी ये तो छोटा शिमला है, छोटा शिमला तो है ही, मौसम कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। जैसे पहाड़ में कहते हैं अपने साथ छतरी लेके चलें, ऐसी रांची में मैंने बड़े सारे लोगों को बैग में छतरी लेके चलते हुए देखा है। भारत में क्रिकेट के करोड़ों फैन हैं, लेकिन क्रिकेट के पीछे की वो आवाज, रेडियो के जमाने से लेकर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म तक, जब भी क्रिकेट चलता है तो वहां पर जब वो आवाज पीछे से सुनने को मिलती है कि बड़ी जोर से शॉट लगी है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये आवाज क्रिकेट को बहुत खास बनाती है। और ऐसे ही एक आवाज जो लगातार क्रिकेट के पीछे से हमें कमेंटेटरी करके सुनाते रहते हैं, मनोज दत्त जी आज वो हमारे साथ मौजूद है, बीसीसीआई के कमेंटेटर है। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे उस आवाज के लिए, क्योंकि अगर क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट का वो मजा तब तक नहीं आता जब तक वो पीछे से आवाज नहीं आती कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, कैच है या फिर नहीं। कैसा ये अनुभव रहा कमेंटेटरी का? देखिए जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे घर में रेडियो होता था, हमें 2 आवाज़ सुनाई देती थी। एक तो सुबह 8 बजे की, ये आकाशवाणी है, आप देवकी नंदन पांडे जी से समाचार सुनिए। मैं जी इसलिए लगा रहा हूँ, वो बहुत आदरणीय थे, वो जी नहीं लगाते थे न्यूज़ पढ़ते हुए। दूसरी मैंने आवाज़ सुनी सुशील दोषी सर की, उनकी कमेंट्री आती थी, इंग्लैंड से मैच होता था तो खास तौर से सुनते थे। वो ये 2 आवाज़ सुन करके हम बड़े हुए। फिर धीरे धीरे जसदेव सिंह जी की हमने कमेंट्री सुनी 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन। तो ये ऐसी वॉइसेस थी जिन्हें हम भूले से भुला नहीं सकते हैं। और जब हम इन आवाज़ों को सुनते थे उस ज़माने में, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं सुशील दोषी जी के साथ कमेंट्री भी करता हूँ, तो ऐसा लगता था कि क्या खनकदार, क्या यार, वो एक चमक महसूस होती थी रेडियो के माध्यम से आवाज़ में। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे लिए मोटिवेशनल था कि यार कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। हालांकि मैंने कभी अपनी आवाज़ भी सुनी थी, मेरी कैसी आवाज़ है, और मैं कभी टीवी रेडियो पे काम करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था यार कितनी अच्छी, कितनी मिठास है। बस ऐसे ही समय के साथ साथ बढ़ते रहे, चलते रहे। स्कूल किया, कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद कभी कभार कॉलेज में गाना वगैरह गा लिया करते थे, तो लोग कहते थे नहीं अच्छा गा रहा गाना, और मैं गाना गाता था दिल्ला शायर है, गमाज नगम है। तो बस करते रहे, बस जीवन की उठापटक में गाड़ी दौड़ती रही, कभी गिरी, कभी संभली, कभी तेज, कभी धीमी, बस करते कराते क्रिकेट खेला पहले बहुत सालों तक। हालांकि रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाया, बहुत कंपटीशन होता था उस ज़माने में। दिल्ली की टीम देख करके अच्छे अच्छे प्लेयर ग्राउंड से चले जाते थे घर, इतनी बड़ी टीम होती थी। दिल्ली की 14 में से तकरीबन 8-9 राष्ट्रीय टीम में खेला करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप जब दिल्ली जैसे बड़े शहर में होते हो तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बस जैसे जितनी भी क्रिकेट खेली दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, उसके बाद नौकरी की, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी खेले स्कॉलरशिप पे, और नौकरी करने के जब चल रहा था सब ठीक ठाक, एक दिन एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है प्रोविडेंट फंड ऑफिस से कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। 1992 अक्टूबर की बात है। तो गए वहाँ पे, कागज़ पत्री लिया, पिताजी को दिखाया। पिताजी को कहा कि भाई हमें टाइम्स ऑफ इंडिया में 4500 रुपये मिलता है और यहाँ पे 1500 रुपये सैलरी है। पिताजी कहते नहीं नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का प्राइवेट नौकरी है, सरकारी है, इसको कीजिए। चूँकि संबंध उत्तराखंड से था, इसलिए उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि भाई आदमी का सेफ सिक्योर कैरियर होना चाहिए। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर का ऐसा था भी नहीं। बस फिर 92 में प्रोविडेंट फंड में नौकरी किया, वहाँ से चलते रहे। मैं बहुत आभारी हूँ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का, जिन्होंने मेरे को क्या कहते हैं अपने यहाँ नौकरी दी, और उसके बाद एक जो बैक एक सपोर्ट होती है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपको। आप एक जब बहुत बड़ी
सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, तो अब लगता है नहीं यार अब कुछ तो अच्छा हो सकता है। 1992 से चलते रहे। मेरे कॉलेज के डीपी थे, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, राम बाबू गुप्ता। मुझे वो एक दिन मिल गए 97-98 में अरुण जेटली स्टेडियम में। उसे कहते हैं क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा कुछ नहीं सर, बस ऑफिस है, ऑफिस से घर। कहते नहीं, आप अंपायरिंग करनी शुरू करो, आप अंपायरिंग करो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी में अंपायर बनूंगा। ऐसे ही करते करते उन्होंने मुझे अंपायरिंग के लिए थोड़ा सा बोला, तो मैं अंपायरिंग करने लग गया। और उस टाइम पे एक मैच अंपायरिंग करने के 200 रुपये मिलते थे। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, मैं सैटरडे संडे अंपायरिंग करने चला जाता था। अब जब अंपायरिंग करनी शुरू की तो सब लोगों ने कहा नहीं अंपायरिंग ठीक करो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, लॉज ऑफ क्रिकेट पढ़ लो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मैंने फिर वहाँ से थोड़ा सा लॉज ऑफ क्रिकेट पढ़ना शुरू कर दिया। सुनील देव होते थे जो कि डीडीसी के मानद खेल सचिव थे, उनसे एक बार मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि भाई नहीं आप करो, आप तैयारी कीजिए, अच्छा है आप करेंगे तो जो भी होगा डीडी से भी हेल्प करेगा। ऐसी चलते चलते एक मैच था इंडिया श्रीलंका जिसमें क्लाइव लॉयड मैच रेफरी थे, साइमन टफल और अलीम दार ऑन फील्ड अंपायर थे। तो हमारी ड्यूटी लगा दी गई उनके साथ लाइजन मैनेजर की। एक दिन क्लाइव लॉयड ने मुझे बोला कि भाई मेरा ये बैग है, बैग में थोड़ा चेन दिक्कत कर रहा है, इसको थोड़ा रिपेयर करवा दीजिए। अब क्लाइव लॉयड का बैग था तो हमने सोचा यार हम ही जाएंगे, किसी के हाथ दे देंगे तो ये कहीं ऐसा ना हो ये बैग ख़राब हो जाए। वो बैग लेके हम अपने एक दोस्त की फैक्ट्री में गए तो वहाँ उन्होंने देखा, उनका मैंने बताया क्लाइव लॉयड का बैग है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मैंने अरे भाई क्लाइव लॉयड का बैग है, आप देखिए कहाँ। तो उन्हें चिट देखी तो कहीं वो यूएस की चिट लगी हुई थी अंदर। जैसे देख रहे तो एकदम से खनक की सी आवाज़ आई तो उसमें एक घड़ी मिली। हमें पता नहीं था घड़ी है, हमें तो इतना था ये घड़ी है, ये किस चीज़ की है हमें नहीं पता था। हमने घड़ी ली, बैग ठीक करा के क्लाइव लॉयड को बैग दिया, साथ में घड़ी भी दी। क्लाइव लॉयड घड़ी देखते एकदम से उछल पड़ा। हैं? मैं से पूछा ये कहाँ से मिली? मैंने जी बैग के अंदर थी। कहाँ पे थी? मैंने वो हिस्सा दिखाया। मैंने उन्हें मुझे गले लगाया, मेरे से कहता है ये मेरी वाइफ की वो रिस्ट वॉच है, आपको पता है इसकी क्या वैल्यू है? मैंने कहा जी वैल्यू पता होती तो आप क्यों देता, अपनी जेब में रखता। हंस बड़े जोर से कह रहे नहीं ये तो क्या कहता है आपने बड़ा अच्छा काम किया, और ये मेरी वाइफ की वॉच है जो दुबई में खो गई थी और दिल्ली में मिली है। तो उन्हें तभी अपनी वाइफ को उधर फ़ोन किया, कहते आपकी वॉच मेरे बैग में थी, ऐसे ऐसे करके बड़ा खुश हुआ। कोई नहीं, मैच जब खत्म हुआ तो लास्ट डे मुझसे कहते कि आपके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से मुझे मिलना है। वो देव साहब थे हमारे, आज ऊपर चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका, उनके पास गए। मैंने सोचा ये मेरे बड़े कसीदे पढ़ेंगे मेरे बारे में, मैंने इनकी गोल्ड वॉच दी है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मिस्टर देव मेरे कंधे पे हाथ रखा, ऑनेस्ट मैन बोल के चले गए। देखिए बड़े लोगों का अलग ही स्टाइल होता है। देव साहब ने भी तो देखा क्या हुआ, मैंने इनकी घड़ी बैग में थी, वो मैंने ठीक कर कोई नहीं, मैं आ गया। उस दिन से देव साहब का थोड़ा सा और विश्वास बढ़ा कि नहीं भाई ये क्या कहते हैं, अगर वो बोल के जा रहे तो थोड़ा सा ठीक है। बस फिर बाकी बहुत सारे मैचेस होते थे एसोसिएशन के, उसमें हमने अंपायरिंग शुरू की। फिर अंपायरिंग करते एक दिन हम अंपायरिंग कर रहे थे तो केबलिंग हो रही थी ग्राउंड में। हमने पूछा कि क्या है ये? कहते जी वो ऑडिशन हो रहा है रेडियो वालों का। हमने कहा जी रेडियो वालों, ये 2004 के आसपास की बात है। हमने कहा जी क्या होता है इसमें? कहते जी वो आपकी वॉइस का सैंपल लेते हैं और वॉइस का सैंपल लेने के बाद आपको कमेंट्री मिलेगी। मैंने जी मैं कमेंट्री करता हूँ। उससे पहले मैं कभी कभार ग्राउंड में बैठ के कमेंट्री किया करता मैचेस की। सोचता तो था, मैंने कहा कुछ करना है तो मेरे को मिला, मुझे लगा कि मौका है तो मैं वो ऑडिशन में मैं नेक्स्ट डे पहुँच गया। और जब मैंने कहा कि जी मुझे भी ऑडिशन देना तो मैं आपका नाम लिस्ट में नहीं है। मैंने कहा जी एक बार आप अगर थोड़ी सी आवाज़ सुनने करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। और फिर मैं कुछ और रेफरेंस दिए, मैंने कहा जी ऐसे मैं उसको जानता हूँ कहते अच्छा चलो ठीक है आप ये रिकॉर्डर लीजिए, मैं वहाँ बैठ जाइए जाके। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो एक मेरे साथी थे सलमान हैदर, वो एयर इंडिया में नौकरी करते थे। उस टाइम पे एयरलाइंस होता था। वो भी आगे कहते क्या हो रहा है? मैंने कहा मैं ऑडिशन, कहता मैं भी दे दूँ। मैंने कहा पूछ लो इनसे, कहता आप दे दो। और उन्होंने 1-1.5 मिनट में हमारा ऑडिशन लिया, कहते चलो जाइए हो गया। सलमान हैदर ने बोला, जो वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, कहते क्या सारा फिक्स है क्या? आपने पहले से सारे नाम ले रखे हैं? ये इतनी सारी क्रिकेट खेला, मैं दिल्ली से रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ, मैं एयर इंडिया में नौकरी करता हूँ। क्रिकेट हम ज़्यादा जानते हैं, ये ज़्यादा जानते हैं, ये लोग जो आए हुए हैं जिनको हमने कभी ग्राउंड में देखा नहीं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत प्रभावित हुए बात से, कह रहे ये लीजिए कीजिए कमेंट्री। गुस्सा तो बहुत था कि इतनी जल्दी खत्म कर दिया। हम बैठे, हमने वहाँ बहुत लच्छेदार कमेंट्री करी और पीछे सुन के वो बड़े खुश हो रहे थे। कह रहे आधा पौना घंटा उन्होंने कमेंट्री करवाई, हमने की। तो जब वो कमेंट्री खत्म हुई तो उन्होंने हमसे वेल्डन कहा, भी आपने तो बहुत अच्छी कमेंट्री की है, ये तो चाहिए कमेंट्री। वो जो मोमेंट था ना, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। मुझे लगा यार ये जो इस फील्ड के इतने टॉप बॉस हैं, अगर ये बोल रहे हैं इसका मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। बस वो उसमें उस ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ आकाशवाणी में।
उससे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं बहुत सारी जगह कमेंट्री ग्राउंड में जाके, ऐसी एक दिन एक मैच में दूरदर्शन के लिए तैयारी चल रही थी, तो मैंने पूछा लाइनमैन से, मैंने क्या होता है, क्या चल रहा है? कहते जी कल लाइव कवरेज है इस मैच की। मैंने कॉल में क्या प्रोसेस है? उनका जी ये आप नंबर ले लीजिए तो आप टेलीफोन कीजिए। मैंने डायरेक्ट टेलीफोन घुमा दिया। आपको मैं बता दूं, अगर कभी काम करना है ना, कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट बात कीजिए। आप अगर सपना देख रहे हैं ना, वो सपना जरूर पूरा होगा, और मेरा सपना पूरा हुआ। मैंने डायरेक्ट फ़ोन मिलाया। वैसे ऐसे मैं मनोज दत्त बोल रहा हूँ और मैं क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। मैंने बड़े विश्वास से कहा, यार अच्छा मेरा कमेंट्री सुनाइए आप। मैंने सुना दी कमेंट्री फ़ोन पे टेलीफोन पे। उस जमाने में वो SMS का ज़माना होता था। कह रहे एक लाइन सुनाइए मुझे, तो मैंने सुना दी लाइन। हार्दिक स्वागत अभिनंदन, हम मौजूद हैं दिल्ली के खालसा कॉलेज क्रिकेट मैदान में, जहाँ पर फाइनल। बस ठीक है, अभी फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर में उन्होंने मुझसे एड्रेस, मेरा नाम SMS करने के लिए कहा, और साथ में मुझे कहा कि कल आप आ जाइए। 2004-05 के आसपास की बात है। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और चल रहा है। आज भी यहाँ रांची में आए हुए हैं। सफर तो शुरू हो गया। आपने कहा कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे और उसके बाद क्रिकेट के कमेंटेटरी में आना, क्या उस समय उतने ज्यादा पैसे मिलते थे जॉब छोड़ करके कमेंटेटरी में आना? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी होती है। मेरी शादी भी हो गई, फिर बाद में बच्चे भी हो गए, बच्चों की स्कूल, बड़े सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। आज की तारीख में मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे यहाँ पे लड़के लड़कियाँ आए हुए हैं, ये टीवी का ग्लैमर देख करके उनको लगता है कि बहुत आसान है, और इतना आसान है नहीं। आपको बड़े सारे पॉइंट ऑफ फैक्ट्स पे सोचना पड़ता है। सबसे पहले आपका अपना कैरियर, और वो ये कैरियर ऐसा है जिसमें आप फ्रीक्वेंट बाहर ही रहते हैं, लगातार आप ये काम ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बैठ करके आप काम भी कर रहे हैं, और अगर आपकी वाइफ ने या माता जी ने कहा कि 1 किलो दूध ले आइए, थोड़ा सब्जी ले आइए, कोई रिलेटिव आ गया इनके लिए सामान ले आइए, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रोफेशन में टीवी पे आप दिखते ज़रूर हैं, लेकिन जो इसके डीमेरिट्स हैं ना, वो बहुत सारे हैं। आपको फ्रीक्वेंट घर से बाहर रहना पड़ता है, और घर से बाहर भी अकेले रहना पड़ता है। कई बार कई ऐसे टूर होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अनईजी फील होता है, बुखार आ गया, गला खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, आपके पास कोई अटेंडेंट नहीं होता, सिर्फ होटल के वेटर होते हैं। और ये जो प्रोडक्शन टीम होती है अलग अलग जगह से आती है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग खराब भी होते हैं। और ये जो नए बच्चे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ग्लैमरस लाइफ है। खासतौर से जो ये हमारी कमेंट्री वाली है, चैनल का काम फिर भी थोड़ा सा अच्छा है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आप एक जगह जाते हैं, रात को एक ही जगह आपको काम करना है। आप अपना अगर बाई चांस किसी दूसरी जगह से आए हैं, जैसे आप ये धनबाद से यहाँ आए हैं, आपने घर में एक स्टेबिलिटी है। यही अगर आपको 24 तारीख को रांची से बम्बई जाना हो, बम्बई में आप 15 दिन रहने के बाद वहाँ से उठ के फिर हैदराबाद जाना हो, तो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, और अलग अलग तरीके के लोगों से आपका सामना होता है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बहुत घटिया भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जो खराब लोग होते हैं ना, उनके साथ काम करके आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और वो जो मेरा मानना है कि आप जितना खराब लोगों के साथ काम करोगे ना, जो आपके अगेंस्ट हैं, जो एक एजेंडा चलाते हैं आपके अगेंस्ट, कमेंट्री में, प्रोडक्शन में, कहीं पे भी, जिनका एक एजेंडा सेट रहता है कि यार नहीं इनको काम कम, उनके साथ काम करके ना बहुत बड़ी सारी चीज़ें सीखते हो। आप अपनी ग्रोथ करते हो, अपने को इम्प्रूव करते हो, आपका स्किल डेवलप होता है। कि उस प्रेशर में जो एक माइंड सेट होता है इंसान का कि यार ये पूरी टीम मेरे अगेंस्ट है और ये कुछ दूसरे लोगों को फेवर करी, लेकिन मुझे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना है, तो खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बच्चे सोचते हैं कि हम कमेंट्री को कैरियर बनाएं, कमेंट्री कैरियर नहीं है, कमेंट्री एक पैशन है, एक शौक है। कमेंट्री करने से आप सोचोगे कि जी मैं कमेंट्री कर लूँगा मेरा कैरियर बन जाएगा, वो पॉसिबल बहुत कम है। इक्के दुक्के लोग ही हैं। और आपको ये भी बता दूं, इक्के दुक्के लोग भी जब आए हैं जो वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेटल थे। हर्षा वोगले जिन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया था, वो बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। 90s की बात बता रहा हूँ आपको, जब वो कमेंट्री करने आए थे। कमेंट्री तो पहले से करते थे, लेकिन जब वो वेल सेटल हो गए, सब कुछ हो गए, वेल टू डू हो गए, उसके बाद वो कमेंट्री में आए हैं। आपका अपना जो कैरियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ही मैं बताऊं, आप चैनल में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप सोचे कि मैं यार नौकरी छोड़ करके कमेंट्री करता हूं, तो ये कमेंट्री 10 दिन की होती है, 12 दिन की होती है, 15 दिन की होती है, और उसके बाद आप फिर खाली हैं। उसके अब ये झारखंड लीग इस साल हुई, अगले साल होगी। ये जो झारखंड लीग हो रही है इस साल हो रही है, इसके बाद अगले साल होगी। इसमें ये जितनी मर्जी अच्छा पेमेंट कर दे, टाइम तो 1 साल का है। और इसके बाद अगर आपको इस लीग के बाद कोई काम ना मिले तो आप 1 साल तक खाली बैठे हो घर में, आप परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाएंगे, आप लोगों से मिलना बंद कर दोगे। इसलिए कमेंट्री जो है वो एक शौक है। आप शौक को पूरा करने के लिए कमेंट्री करें। आप सोचें कि मैं सब कुछ छोड़ करके कमेंट्री करने लग जाऊंगा। आकाशवाणी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है। आकाशवाणी कोई परमानेंट जॉब नहीं देता, और आकाशवाणी कोई परमानेंट जॉब नहीं देता कमेंट्री की। हालांकि उनके यहाँ एंकर्स
पहले सेलेक्ट होते थे उनको उनकी परमानेंट जॉब होती थी। संजय बनर्जी साहब ने 20 साल काम किया है आकाशवाणी में, 20 से 25 साल काम किया है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए कमेंट्री एक शौक है, आप कमेंट्री में स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप सोचे कि कमेंट्री में मुझे नौकरी मिल जाएगी और मेरी फैमिली बहुत अच्छी चलेगी, सेट हो जाएगी। वो एक बहुत गलत फहमी है। इसलिए आप पहले अपने कैरियर को सेट करें। सर, एक सवाल और भी, आपने कहा कि 97, 98, 2000 की बात हो रही है, उस समय चुनिंदा मैचेस हुआ करते थे, टेस्ट मैच ज्यादा होते थे, वनडे होते थे, T20 उस वक्त नहीं, लीग्स बहुत कम होते थे, तो उस समय क्या इतना ज्यादा काम मिल पाता था? देखिए, अब वही बात बहुत अच्छा, यही मैं बताना चाह रहा था, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। एक मैच मिलता था हमें अक्टूबर में कमेंट्री की, उसकी फीस मिलती थी 5,000 रुपये, और उसके बाद फिर दूसरा मैच आता था मई जून में, उसकी फीस भी 5,000 रुपये मिलती थी। यदा कदा कभी आकाशवाणी में एक शो कर लिया, उसके भी ऐसे 4, 4,500, 5,000 रुपये के आसपास मिलते थे शो करने के। ऐसा लगता था कि जॉब छोड़ करके गलती कर दी? नहीं, उस टाइम पे तो मैं नौकरी करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके करते रहे, कैरियर आगे बढ़ता रहा। और 2010-11 में मैं starsports.com, जो कि गुड़गांव में उनका ऑफिस आया, उन्होंने एक बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया। तब मुझे ऐसा लगा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, कर लेते हैं। लेकिन मेरे ऑफिस में बॉस थे, उन्होंने मुझे एक दिन समझाया बिठा के, कहते देखो ये जो नौकरी है ना, ये नौकरी बड़ी मेहनत से मिली है, और गवर्नमेंट जॉब होती है, आपकी आवाज़ बंद हो जाए, आपको दिखना बंद हो जाए, सरकार आपको ज़िंदगी भर पालती रहेगी। starsports.com की कमेंट्री में अगर आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, 2 मिनट में डायरेक्टर हटा देगा। मुझे एकदम से समझ में आया, मैंने बात तो सही कह रहे हैं सर आप। तो उस टाइम पे, लेकिन मेरा मानना ये कि कमेंट्री के जो आपने सवाल पूछा है कि भाई यदा कदा मैच हुआ करते थे, इक्के दुक्के मैच होते थे, वो उनमें से भी एक आधी मैच लाइव कवर होता था, तो हमें इंतजार करना पड़ता था। तो जो ये सोचे कि जी मैं कमेंट्री करके अपना घर चला लूंगा, गलतफहमी में है। उसको अपना कैरियर पहले सेट करना है। आप एक बार अच्छी तरह सेट हो जाओ, तो उसका आपको शनिवार इतवार मिलते हैं कमेंट्री करने के लिए, आप जाएं 2 दिन की कमेंट्री करें, मजा करें। आप ये सोचे कि मैं सब कुछ छोड़ करके इसमें करूंगा, तो एक बेस्ट एग्जांपल यही है, झारखंड लीग अगले साल होगी। अगर इस लीग में आपने कमेंट्री की और उसके बाद कोई कमेंट्री नहीं मिली, तो 1 साल का इंतजार है। 1 साल तक आप करेंगे क्या? बिल्कुल, झारखंड लीग की हम बात कर रहे हैं, धोनी के शहर रांची में है। अगर रांची की अगर बात की जाए, कई जगह पर आप टूर करते हैं भारत में, भारत से बाहर, रांची की अगर बात की जाए तो रांची कैसा लगा आपको? देखिए जी, ये तो छोटा शिमला है, मैं यहाँ पे काफ़ी आया हूँ, और कई बार ऑफिशियल ट्रिप पे भी आया। 2-3 मैंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लेग किए यहाँ पे JSC इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची में, और इस बार भी करने आए हैं। घूमने का मौका उतना मिला नहीं, लेकिन जब भी ज़्यादा कदा मुझे मौका मिला तो मैं रांची में आया और रिक्शे में बैठा आराम से, और मैंने कहा कि मुझे ऐसी कहीं शांत जगह पे ले चलो, और रिक्शों में मैंने खूब घुमाया रांची, और यहाँ की हरियाली, यहाँ की ठंडक, और यहाँ का जो सीधापन है लोगों का, वो बहुत अच्छा है। छोटा शिमला तो है ही, मौसम कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। जैसे पहाड़ में कहते हैं अपने साथ छतरी लेके चलें, ऐसी रांची में मैंने बड़े सारे लोगों को बैग में छतरी लेके चलते हुए देखा है। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही सरल लोग हैं, खाना पीना बहुत अच्छा है, मौसम बहुत शानदार है, तेजी नहीं है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वाली, और लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ वो वाला नहीं है कि आप बिल्कुल दौड़ भाग की जिंदगी है। सम्मान करे भी क्यों ना, थाला का शहर है, धोनी की बात करें, जब पहले मुकाबले के लिए यहाँ पर जब T20 लीग की शुरुआत हो रही थी, धोनी आए हुए थे, लेकिन उस दिन बारिश ने खलल डाली थी और धोनी लगातार बने हुए थे। सिर्फ धोनी नहीं बल्कि हजारों फैंस बने हुए थे। हमने देखा था कि टेस्ट मैच चला था इंडिया अफगानिस्तान का, वहां पर दर्शक नहीं थे, लेकिन धोनी को देखने के लिए जो हुजूम वहां पर दर्शकों की उमड़ी थी, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, नंबर 7 जो है ना, भारतीय क्रिकेट का या इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है। हालांकि गॉड ऑफ क्रिकेट भी है 10 नंबर, लेकिन 7 नंबर जो है ना, वो 7 नंबर तो की जर्सी रिटायर हो गई है। और धोनी ने जो काम किया है, वो काम मुझे नहीं लगता कि कोई कप्तान कर पाएगा। एक तो T20 ODI वर्ल्ड कप जीतना, उसके बाद ICC के तीनों फॉर्मेट T20, ODI और टेस्ट, उसमें उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने पहला स्थान बरकरार रखा कई वर्षों तक। तो ऐसा कप्तान कहाँ मिलेगा जिसने सारे फॉर्मेट आपको जिताए हो और सारे फॉर्मेट में अपनी टीम को पहले नंबर पर रखा हो, और जैसी टीम जीतती थी ट्रॉफी किसी को दिया और खुद चुपचाप जाके पीछे खड़े हो गए, फोटो में कभी नहीं आए। तो ये धोनी का करैक्टर है। बहुत मैंने कमेंट्री में बोला था कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर समझना है तो इन शब्दों को आप पढ़ लीजिए। बहुत ही सरल हैं, सहज हैं, और उनकी संघर्षपूर्ण जिंदगी रही है, बहुत ही समर्पित हैं, और इजिकल टू कर दें तो सफल हैं। धोनी की का जो स्टाइल है ना, उन्होंने बहुत चीज़ों को ना बहुत आसान बनाया है।
बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वहाँ आके बैठ गए मैदान में चुपचाप से, कैमरा लगता था, जैसे जैसे भीड़ उमड़ी तो फिर हाथ हिलाते थे, क्योंकि बिग स्क्रीन पे धोनी दिखाई देते थे, ऐसे हाथ हिलाते थे, सबका सम्मान करना। देखिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं लेकिन फैन फॉलोइंग कितनी है, लोग वहाँ बैनर लेके आए हुए थे, जैसे ही कैमरा लगता था, उस टाइम में मुझे सौभाग्य मिला कमेंट्री करने का, जैसे ही कैमरा लगता था तो दिखाते थे, तो वो इशारा करते थे जो भी जनता थी। और आपको बता दूं कि JSC स्टेडियम में लगभग नहीं होंगे तो धोनी को देखने के लिए 20 से 25 हजार लोग आए हुए थे, 2-3 स्टैंड्स पूरे फुल थे। और हम क्या बातचीत भी कर रहे थे, मैं, निखिल चोपड़ा, अमित भंडारी, कि भाई अगर यहाँ पे रणजी ट्रॉफी मैच होता तो इक्का दुक्का नजर आता मैच देखने के लिए, धोनी को देखने के लिए इतनी भीड़ आई हुई है। बड़ी बारिश में। और हाँ, धोनी ने बोली वाली बात, वो बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, फिर जब वो सब कुछ, वो ट्रॉफी का अनावरण भी हुआ, धोनी से कहा कि 2 शब्द बोलिए, तो पहले उन्होंने मना कर दिया, कहते जी इन लोगों के लिए बोल दीजिए, हाँ लाओ दीजिए। कहते भाई इतनी बारिश हुई है, भी आप बने हुए हैं। इतनी बारिश है, और सुबह गर्मी है, सुबह गर्मी हुई, काफी गर्मी थी, उसके बाद बारिश हुई, फिर ह्यूमिडिटी हुई, उमस भरा मौसम हो गया, और आप आए हुए बैठे हुए हैं, और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा देख के। ये धोनी की सादगी है, धोनी एक बहुत ही सिंपल आदमी है। धोनी ने जो संघर्ष किया है ना, वो संघर्ष आपने फिल्म में देखा है, लेकिन उस संघर्ष को उन्होंने जिया है, तो वो जो स्ट्रगल है लाइफ का, वो उनके व्यक्तित्व में आता है, पूरी तरह डाउन टू अर्थ है। बहुत ज्यादा लोगों से मिलते बुलाते नहीं है, मैंने देखा वहाँ ग्राउंड में भी आए थे, तो वो सौरभ तिवारी, शादाब नदीम और 1-2 लोग जो उनके दोस्त थे, उनसे उनकी खूब बातचीत हो रही थी। उसके अलावा ना बहुत ज्यादा PR वाले खिलाड़ी नहीं है वो, कि हर किसी से मिले, वो चुपचाप रहते हैं, अपने चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो उनके दोस्त हैं वो खास दोस्त हैं, उनसे बतियाते भी हैं, हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम है, और जो भी बच्चे क्या कहते हैं क्रिकेटर बनना चाहते हैं, मैं तो हर किसी को ये बोलता हूँ कि वो धोनी वाली फिल्म एक बार दिखा देना इनको, कि जो धोनी का स्ट्रगल रहा है लाइफ में, इतने रन बनाए, सब कुछ रहा, घर परिवार की क्या स्थिति थी। आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने जाते हैं, ठीक है, धोनी के पिताजी पंप ऑपरेटर थे, काम करने जाते थे, और धोनी कैसे प्रैक्टिस करते होंगे ये तो धोनी की फिल्म में भी देखा। लेकिन उसके अलावा जो चुनौतियां धोनी ने फेस की हैं, आज तो मीठा देख करके सबको लगता है गप गप, लेकिन उस मीठे को बनाने में धोनी ने जो अपनी जिंदगी लगाई है। तो झारखंड T20 लीग हो रही है, यहाँ से लोगों को देखा जा रहा है, पहचान मिली, लेकिन उसमें से कुछ होता नहीं था। झारखंड की टीम जाया करती थी दिल्ली, उत्तराखंड, हैदराबाद, गोवा और तमिलनाडु, और आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। झारखंड की टीम यहाँ से खेलने जाया करती थी। अमिताभ चौधरी जी अध्यक्ष होते थे, BCCI में भी उनका अच्छा पोजीशन बाद में बना, तो उनको किसी ने आइडिया दिया कि भाई अगर झारखंड की क्रिकेट को अगर आपने ऐसे चलाया ना, चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेयर ना विद इन झारखंड खेलते हैं, इनको बाहर के प्लेयर्स से खेलने का मौका मिलता है रणजी ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में, या इनको अगर आप पहले से ही दूसरे राज्यों की टीमों के साथ खेलने के लिए भेजेंगे तो इनको एक्सपोजर, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बात अमिताभ चौधरी जी को भा गई, तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले झारखंड की टीम गई JP टूर्नामेंट के लिए चंडीगढ़, वहां पे थोड़ा सा मिला जुला परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद झारखंड की टीम गई उत्तराखंड, उसमें धोनी भी थे, उत्तराखंड गई तो सबने सोचा झारखंड की टीम है क्या, ये सब ऐसी है प्लेयर। झारखंड ने पहला मैच जीता, मनीष वर्धन कप्तान थे उस टीम के, दूसरा मैच जीता। जब सेमीफाइनल में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैच था, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उस दिन उसके 2 मैच थे FCI के, एक मैच था दिल्ली में, एक मैच था देहरादून में। तो उन्होंने क्या किया, देहरादून के लिए तो टीम भेजी हल्की वाली, JSC की टीमें हरा देंगे। जो मेन टीम थी वो रखी उन्होंने दिल्ली में, कि यहाँ हमारा अच्छा मैच है, हम मेन प्लेयर यहाँ खेलेंगे, देहरादून में तो हरा देंगे, झारखंड की क्या टीम है। और जब FCI ने 400 रन बना लिए तो वैसे ही कंफर्म हो गया कि ये तो मैच FCI जीतने वाली है। 70 पर 5 आउट हो गए, तब भी FCI जीत रही थी। जब बाद में मैच खत्म हुआ तो खबर आई कि जी झारखंड की टीम जीत गई। लोगों ने पूछा कैसे जीत गई, कहते हैं कोई बड़े बालों वाला प्लेयर आया हुआ, कोई धोनी है, उसने तो बहुत धोया है, बहुत पिटाई लगाई हमारे बॉलरों की, और 2 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया, और जो 15-16 बॉलें घुमा दी। तो सबको पता लगा, दिल्ली में खबर फैली कि यार कोई धोनी नाम का प्लेयर है जिन्हें FCI जैसी टीम के किस रन बनाए, जो बहुत कद्दावर और चैंपियन टीम है। तो धोनी की कुछ ऐसी इनिंग्स हैं, एक देहरादून की इनिंग है, एक सैन कप होता था कैलकाटा में, वहां पे भी ऐसी झारखंड की टीम गई हुई थी, वहां भी ये 4-5 आउट हुए थे, धोनी गए, धोनी ने 200 रन बना दिए। तो किसी भी यंगस्टर को ना अगर अपने आपको स्टैब्लिश करना है तो वो डायरेक्ट IPL नहीं खेल सकता, डायरेक्ट टेस्ट टीम में नहीं जा सकता। सबसे पहले उसको लोकल क्रिकेट में वो बेसिक्स सीखने हैं, वो जो दबाव और तनाव है उसको कैसे हैंडल करना है,
क्योंकि जब आप नीचे से सीख करके जाते हैं ना, तो वहां आपके सामने मुरलीधरन हो, चमुंडावास हो या कोई भी हो, आपको नॉर्मल बॉल लगती है, जो धोनी के साथ हुआ है। अभी देखिए धोनी ने टेस्ट में, ओडीआई, T20 में हर जगह बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी है और हारे हुए मैच जिताए हैं धोनी ने। हालांकि वो चर्चाएं नहीं होती इतनी धोनी की। धोनी ने जिस तरीके से बैटिंग की है, जिस तरीके से कीपिंग की है, और जो उनका ठंडा दिमाग था, शायद आपको पता ही नहीं पता धोनी की कप्तानी के बारे में। जब इंडिया की टीम इंग्लैंड में खेल रही थी तो धोनी कीपिंग करते थे, सचिन स्लिप में होते थे, तो सचिन धोनी से बात करते रहते थे और जो धोनी सजेशन सचिन को देते थे, सचिन की आंखें खुल जाती थी कि यार ये बंदा क्या चीजें बता रहा है। एक मैच हुआ, 2 मैच हुआ, तो उस टूर पे कप्तानी को लेकर के कुछ दिक्कत से हुई। सौरव गांगुली जा रहे थे, राहुल द्रविड़ आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो जैसे हमने खबर मिली अखबारों के माध्यम से, सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ एक SMS किया कि इस टीम में जो सबसे बढ़िया दिमाग है ना वो धोनी के पास है। हालांकि बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं, लेकिन धोनी बहुत ब्रिलियंट कप्तान हुआ करते थे उस समय, सारे थे, पूरी टीम थी, लक्ष्मण वगैरह सारे थे। तो एक SMS ने धोनी को कप्तान बना दिया। किस लिए? क्योंकि वो जो एक IQ था, जो मानसिकता थी, जो एक सोच थी, जो एक ठंडा दिमाग था, जो टैक्टिकल मूव थे, वो धोनी के पास थे। क्यों? धोनी ने टेनिस बॉल क्रिकेट खेला, धोनी ने झारखंड में, इंडिया के हर कोने में जा जाके मैचेस खेले। हाँ, बहुत कम से कम शब्दों में धोनी ने देश की हर गली में क्रिकेट खेला और वो गली क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस था वो इंटरनेशनल मंच पे काम आया। सचिन तेंदुलकर इंप्रेस हुए। और जब आप मैच खेलते हैं ना तो आपको हर कंडीशन में खेलने की आदत होती है। धोनी को हर कंडीशन में, हर बॉलर के विरुद्ध खेलने की आदत है। इससे बड़ा क्या हो सकता है जब गॉड ऑफ क्रिकेट एक मैसेज कर दे। आप ये देखिए ना, सचिन तेंदुलकर चाहते तो किसी का भी नाम रिकमेंड कर सकते थे। उस टीम में बहुत सारे प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने जब देखा यार धोनी कुछ जो भी टैक्ट बताता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं, उन्होंने क्या, धोनी को कमान मिल गई। और जब धोनी को कप्तान बनाया गया तो धोनी ने, तो हम सब जानते हैं क्या, 2007 का T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद 2011, 2013 टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना, क्या कुछ नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल करना, साउथ अफ्रीका जाना, हालांकि भी साउथ अफ्रीका में टेस्ट श्रृंखला जीतना शेष है, लेकिन धोनी ने जो किया है, मुझे नहीं लगता कि जो उनकी कप्तानी में हमने प्राप्त किया है वो कोई और कप्तान उनके आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन धोनी ने ना एक मापदंड स्थापित कर दिया कप्तानी का, एक प्लेयर का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धोनी जैसा जो व्यक्तित्व है ना, अगर बच्चे धोनी को फॉलो करें कि जिस तरीके से धोनी ने स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, वो स्ट्रगल ऐसा नहीं कि आप अगर वेल टू डू है तो आप जाके किसी झोंपड़ी में रहने लग जाए। धोनी का स्ट्रगल मैदान में, उन्हें कितनी मेहनत की, कितनी प्रैक्टिस की है, किस तरीके से उन्हें बैटिंग की है, बहुत ही बेबाक अंदाज। जिस तरीके से फिल्म में कहते हैं कि जी अगला मैच तो हल्की टीम से है, उसके आगे हम रन बना के क्या करेंगे, तगड़ी टीम तो ये है। ये वो स्ट्रगल है, ये वो सोच है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, बातों बातों में आपने बहुत कुछ बता दिया। जैसे हम बात करते थे, कमेंटेटरी की बात कर रहे थे, आपने यहाँ पर सिर्फ स्किल नहीं, बाकी याददाश्त भी तेज होनी चाहिए। आपने जो याददाश्त बताया कि वो मैच था, मनीष वर्धन वहां पर कप्तान हुआ करते थे, जो लोग देख रहे हैं उनको सीखना चाहिए कि भाई अगर कमेंटेटर बनना है तो भाई याददाश्त भी जो है ताजा रखना पड़ेगा, नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। लेकिन बात करें अगर हम झारखंड क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, अभी झारखंड T20 लीग की हम बात करें, लेकिन यहाँ पर कुछ नए खिलाड़ी जो उभर कर सामने आ रहे हैं, काफी सामने से आप देख रहे हैं। देखिए बहुत टैलेंट है झारखंड में, और झारखंड की जो सबसे खासियत है, यहाँ पर एक दिन में 3 तरीके का मौसम हो जाता है। कभी ठंड हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी उमस। तो ये जो मौसम है ना, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके शरीर को मजबूती प्रदान करता है। आप कैसी भी मौसम में बॉलिंग बैटिंग कर सकते हैं, आप हमेशा रेडी टू डू हैं, आप हमेशा एक्शन के लिए तैयार हैं, जिसका फायदा धोनी को भी मिला है। क्यों? क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं ना, तो फिर वो आपको मानसिक मजबूती प्रदान करता है। आप पूरी तरीके से फिट हैं, आपको गर्मी भी नहीं लग रही, आपको सर्दी भी नहीं लग रही, आप फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं, आप हाफ नहीं रहे हैं, आप अपने स्किल, स्टैमिना, स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती खिलाड़ियों के लिए क्या रहती है? अपने स्टैमिना को रिकवर करना। मैं ये लगा लीजिए कि यहाँ पर 6 टीमें खेल रही हैं झारखंड T20 लीग में। 6 टीमें अगर खेल रही हैं तो डेली 2 मैच होने हैं, तो इसका मतलब कोई सी 2 टीमों को लगातार बैक टू बैक 2 मैच खेलने हैं, 2 टीमों को रेस्ट मिलेगा। तो आप ये लगा लीजिए, मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, इक्का दुक्का दिखाई दिया मैदान में एपिसोड कि किसी के एंकल में लग गई, किसी के खिंचाव हो गया, बस। और वो भी खिंचाव के बाद वो तुरंत खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं लड़के। हल्का फुल्का ट्रीटमेंट देते हैं, उनको पानी पिलाया और उनको कुछ मैजिक स्प्रे लगाया। देखिए इतनी गर्मी है यहाँ पर, कई बार 33 डिग्री टेम्परेचर भी होता है, कई बार 35 भी होता है, कई बार 38 भी होता है। दोपहर के मैच में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन इन लड़कों ने जो फिटनेस लेवल दिखाया है
वो बहुत टॉप क्लास है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, पहले दिन ऋत्विक ने 6 विकेट लिए, फिर एक राहुल कुमार है, वो एम्बी डेक्ट्रेस स्टाइल में बॉलिंग करते हैं, सीधे हाथ से भी करते हैं, उल्टे हाथ से भी करते हैं, वो बहुत इंप्रेसिव हैं। राजनदीप, शरणदीप सिंह दोनों बहुत टॉप क्लास खिलाड़ी हैं। शिखर मोहन और अपना उत्कर्ष सिंह, सुमित कुमार और प्रत्युष कुमार, बहुत सारे नाम याद हो गए, प्रिंस मुर्मू, एक अनुराग, आदित्य आर्यमन, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं। रॉबिन मिंज की काफी चर्चा होती है, क्रिस गेल कहा जाता है झारखंड का। कल रॉबिन मिंज ने 62 रन बनाए हैं 22-24 बॉलों पर, और कल रॉबिन मिंज का दिन भी अच्छा नहीं था क्योंकि उनकी नानी का स्वर्गवास हो गया था। इस वजह से थोड़े से वो बुझे बुझे से दिखाई दे रहे थे। उनसे जब किसी ने पूछा भी आज क्या दिक्कत है, उन्होंने बताया कि मेरी नानी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे को क्या कहते हैं आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। तो बैटिंग करने आए। कई बार ऐसा होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और मानसिक रूप से आप बहुत पीड़ा महसूस कर रहे होते हैं, तो वो दिन कई बार आपका अच्छा दिन निकल करके आ जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं यार इससे बुरा क्या हो सकता है। अब मेरी नानी गुजर गई तो अब मैं अगर यहाँ पे 0 पे भी आउट हो जाऊंगा, लेकिन वो हुआ उल्टा। रॉबिन मिंज आए और धड़ाधड़ उन्होंने ऐसे छक्के चौके मारे। उन्होंने 62 रनों में 7 छक्के मारे और 1 चौका मारा, और उसके बाद एक बहुत ब्रिलियंट कैच पकड़ा, बहुत ही बेहतरीन। तो रॉबिन मिंज एक बहुत टॉप क्लास प्लेयर है, MI में उन्होंने क्रिकेट खेला है। कल मैं बोल भी रहा था, कल क्या होता है कि एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसमें कुछ एक ओवर में 17-18 रन आए, तो उत्कर्ष जो टीम के कप्तान है कोयलांचल सुपर किंग्स के, उन्होंने उसी टीम में वो खेल भी रहे हैं, उन्होंने इशारा उनको किया ऐसे करके कि भाई इसको इधर कर दो और उस फील्डर को उधर कर दो। तो उस टाइम पे हम ये कमेंट्री कर रहे थे, तो हमने कहा भी ये अनुभव है जो उन्होंने MI में प्राप्त किया है। और MI की टीम में एक नहीं दो नहीं बहुत सारे कप्तान हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, मिचेल सेंटनर, और ये सभी जो कप्तान है ये बहुत टॉप क्लास कप्तान रहे हैं। और वहां रह करके जो उन्होंने टैक्ट सीखे हैं उसका वो उपयोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये झारखंड T20 लीग में और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। कल एक सागर सिंह को मौका दिया, वो भी बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिखाई दिए, अच्छा दमखम के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो कुछ जो टॉप क्लास परफॉर्मर है उन्हीं के नाम ध्यान में आ रहे हैं। विकास सिंह रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान है, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कुमार देवव्रत है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। हालांकि ईशान किशन नहीं है, कुमार कुशाग्र नहीं है, अनुकूल राय भाथी A टीम के साथ हैं। अगर ये 3 प्लेयर भी होते तो इस लीग पे और 4 चांद लग जाते, लेकिन ये जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं ये भी कम नहीं है। और इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो रही है। और RCB के स्काउट्स थे एक दिन मुंबई इंडियंस के नमन ओझा आए हुए थे। पंजाब किंग्स के जो स्काउट हैं विक्रम अस्थिर, वो भी आज या कल में आने की संभावना है। तो स्काउट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे स्काउट्स टीवी के माध्यम से प्लेयर्स को देख रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं बहुत सारे ऐसे नाम रहे हैं जो कि स्टेट लीग से गए हैं। समीर रिजवी है, विपराज निगम है, मोहसिन खान है जो कि UP T20 से IPL तक पहुंचे। दिल्ली की अगर बात करें, प्रियांश आर्या है, आयुष भडोनी है, प्रिंस यादव है, दिग्वेश राठी हैं। इन्होंने DPL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ये DPL से IPL तक पहुंचे। आप जानते हैं प्रिंस यादव को तो मौका भी मिला है इंडिया की तरफ से खेले, LSG की तरफ से उन्होंने क्या शानदार बॉलिंग की है। ऐसे ही शिवम दुबे जो कि मुंबई लीग से पहुंचे ऊपर, एक मैच में उन्होंने 5 बॉलों पर 5 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, समझ गए ये कैसा प्लेयर है। जैसे उनको आगे खिलाया और वो सीधा मुंबई लीग से डोमेस्टिक मुंबई और वहां से IPL तक पहुंच गए। अनिकेत वर्मा इस सीजन में आए हैं, और तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, ब्रिजेश जो बंगाल लीग खेल रहे थे पिछले साल, बंगाल लीग में उन्होंने हर मैच में बहुत अच्छा स्पेल डाला, उनको फ्रेंचाइजी ने उठाया और अपनी टीम में 11 के अंदर मौका दिया है। सारे मैच खेले हैं ब्रिजेश ने, तो इस लीग की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस लीग में जो एक्चुअली जो प्रोसेस है वो ये है कि आप किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हैं। सारे स्कॉट्स वही देखते हैं कि एक प्लेयर 100 रन बनाता है, वो 50, 60, 70 बॉलें लेता है, और एक प्लेयर 25 बॉलों पे 70 बनाता है, 80 बनाता है, वो मैच विनिंग होते हैं। तो 80 रन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं जिसकी मदद से आप मैच जीत रहे हैं। आपने 100 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, तो पावर प्ले के 6 ओवर तो आपने यूज कर लिए, उन्हें आपको मौका मिला, आपने 50-60 रन बना दिए, उसके बाद आपने नीचे खेल के रन बना दिए। असली खिलाड़ी वही है जो कि निर्णायक मौकों पर परफॉर्मेंस देता है, तो वो परफॉर्मेंस जो होती है वो टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए जो भी प्लेयर हैं, मेरा तो मानना है कि कमेंटेटर के साथ साथ मैं प्लेयर्स को भी एक एडवाइस करूंगा, अगर आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना है तो वो हारे हुए मैच जिताने होंगे। आप ये ना सोचें कि मैं पहले बैटिंग करके 70 रन बना दूं तो मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं।
आपने 70 बनाया, वेरी वेल प्लेड, लेकिन जब टीम को जरूरत है, जब टीम के ऊपर प्रेशर है, उस टाइम पे आप कैसी परफॉर्मेंस देते हो, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी को स्काउट्स कैच करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल है कि अगर आप रांची का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले किसका नाम याद आता है? धोनी। धोनी है रांची आओ आप तो अब तो मुझे लग रहा है कि हर कोई ये बोलता है कि हम धोनी के गृहनगर में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ अमिताभ चौधरी साहब यहाँ रहे हैं, जो भी पुराने लोग हैं जो उनको जानते हैं, जो उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है 2002 से आज तो JSC स्टेडियम दिखाई देता है, लेकिन एक समय था जब जमशेदपुर कीनन स्टेडियम में मैचेस हुआ करते थे, रांची के बच्चे भी जमशेदपुर जाते थे, वहीं सिलेक्शन होता था। और अमिताभ चौधरी साहब हैं, आज के समय में सौरभ तिवारी, शादाब नदीम, अजय सर जो हैं, जो कि JSCA में मेंबर हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सौरभ तिवारी के नेतृत्व में। सौरभ तिवारी की मुझे एक बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जी मैं क्रिकेटर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि क्रिकेटर्स की क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो जब मैं बैठता हूँ तो मैं पहले वो सारी चीज़ों के बारे में बात करके उसका निदान कर लेता हूँ और वो प्लेयर्स को बता दिया जाता है कि ये चीज़ें आपके साथ होने वाली नहीं है जो चीज़ें हमने फेस की हैं। शादाब नदीम में बहुत ही सिंपल है, वो भी बहुत मस्त मौला है, उनकी कोशिश रहती है कि सारी चीज़ें स्मूथली चलें, और जब एक पॉलिटिशियन आपके सिर पर होता है तो फिर एसोसिएशन थोड़ा सा और आसानी के साथ चलती है। अजय सर भी बड़े अच्छे स्पोर्ट्स लविंग है, मैंने देखा उनको कई प्रोग्राम्स में, और ये जो तिकड़ी है इन तीनों के नेतृत्व में मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड क्रिकेट ना केवल डेवलप होगी बल्कि सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, और ये जो झारखंड लीग है ये उसका एक प्रमाण है। इस लीग को आप देखो तो क्या टैलेंटेड खिलाड़ी निकल करके आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ फास्ट सवाल हो जाए। अगर बात की जाए, सालों से आप क्रिकेट देखते आ रहे हैं, अगर बात की जाए सबसे बेहतरीन फील्डर? सबसे बेहतरीन फील्डर तो मैं विराट कोहली को मानता हूँ। क्या विराट कोहली की फील्डिंग है भाई, कोई आसपास या फिर ऑल ओवर? मैं और देखिए जॉन टी रोड्स वगैरह तो क्या था कि वो फील्डिंग के बल पे खेल रहे थे, विराट कोहली पे डबल प्रेशर होता था। विराट कोहली को रन भी बनाने हैं, कप्तानी भी करनी है, फील्डिंग भी करनी है, बाकी और सारी चीजें भी देखनी है, एंडोर्समेंट भी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन विराट कोहली ने जो फील्डिंग की है मैदान में, बहुत सारे हो सकता है इस प्रोग्राम को देख करके सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं, विराट कोहली बहुत टॉप क्लास फील्डर है। और आज अभी देखिए IPL में उसने किस तरीके की फील्डिंग की है। मुझे लगता है कि बहुत सारे फील्डर्स इंडिया की टीम में आए हैं, अजरुद्दीन आए हैं, मोहम्मद कैफ आए हैं, युवराज सिंह आए हैं, लेकिन जो विराट कोहली मैदान में रहते हैं और जो एग्रेशन रहता है, देखिए क्या होता है, फील्डिंग तो सारे करते हैं लेकिन डर खिलाड़ी का डर, दूसरी टीम किससे सबसे ज्यादा डर रही है? विराट कोहली से डरती है। जो पता है बैटिंग करने आएगा, रन बनाएगा, फील्डिंग करेगा, इसके आसपास जाएगी तो कैच पकड़ेगा, और रनआउट का मौका छोड़ते नहीं है। तो विराट कोहली मुझे बहुत सबसे बेहतरीन बॉलर? सबसे बेहतरीन बॉलर बहुत सारी चॉइस हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जिस तरीके से अनिल कुंबले ने मेहनत की है ना, और अनिल कुंबले ने लंबे लंबे स्पेल्स फेंके हैं, तो अनिल कुंबले मुझे लगता है, हालांकि कपिल पाजी ने भी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन जो बॉलर की परफॉर्मेंस को अगर आपने क्लासीफाई करना है तो टीम की परफॉर्मेंस से, आपने 800-900 विकेट लिए टीम जीती नहीं, उसका फायदा क्या है? अनिल कुंबले ने भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो। और एक वो भी दौर था जब भारतीय स्पिन गेंदबाजी का जो परचम था अनिल कुंबले के हाथ में था, सारे कप्तान उनमें विश्वास करते थे, कुंबले है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुंबले ने ODI और टेस्ट क्रिकेट लगातार खेला है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार उन्हें चोट भी लगा था, वो बैंडेज लगा करके खेलने के लिए आए हुए थे, उनका जबड़ा टूट गया था वेस्ट इंडीज में, और उसके बाद वो बैटिंग करने आए। कुंबले ने जो विकेट्स लिए हैं, विकेट्स तो अलग है, लेकिन उन्होंने कई बार मौके पे रन भी बनाए हैं, बहुत ही कूल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनिल कुंबले बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, बहुत प्रेशर रहा है उनके ऊपर। और वो अनिल कुंबले उस दौर में भारतीय टीम में थी जब भारतीय टीम का पुनर्जागरण हो रहा था। सौरव गांगुली, हालांकि उनका 90-91 में डेब्यू हुआ था इंग्लैंड के दौरे पर, अजरुद्दीन जब कप्तान थे, तो वो वहां से जो उन्होंने चीजें सीखी और वो जो भारतीय टीम का जो गोल्डन टाइम था, उस पूरे दौर में अनिल कुंबले रहे हैं और बहुत ही शानदार गेंदबाज रहे हैं। अगर ऑलराउंडर की बात की जाए, ऑलराउंडर तो कपिल देव से बड़ा, कपिल पाजी से बड़ा तो कोई ऑलराउंडर वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। हालांकि इयन बॉथम की बात होती है, इमरान खान की बात होती है, रिचर्ड हेडली की बात होती है, और क्लाइव राइस से एक टूर्नामेंट हुआ था इंग्लैंड में जो जैक कैलिस था, लेकिन कपिल पाजी से बड़ा ऑलराउंडर क्रिकेट इतिहास में नहीं होगा। कपिल पाजी की खासियत थी वो जो हमने 175 रनों की पारी तो हमें याद है, उसके अलावा इंडियन सॉइल के ऊपर, भारतीय पिचेस के ऊपर आप लंबे लंबे स्पेल फेंक रहे हैं और आपके पास दूसरे एंड से सपोर्ट है नहीं,
आप अकेले ही बॉलर हैं, आपने बॉलिंग भी करनी है, फिर नंबर 6-7 पे आके बैटिंग भी करनी है। कपिल पाजी नंबर 1 ऑलराउंडर वर्ल्ड क्रिकेट के। बेस्ट बैट्समैन मैं सुनील गावस्कर साहब को मानता हूँ। देखिए सुनील गावस्कर साहब ने उस दौर में रन बनाए हैं जब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पैड, ग्लव्स, गार्ड, उसकी हेलमेट तो होता ही नहीं था, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्रिकेट डेवलप हो रहा था, प्लेइंग कंडीशन के नाम पे सिर्फ दोनों बोर्ड आपस में एक कंसेंट साइन करते थे कि प्लेइंग कंडीशन ये होगी। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस बात पे निर्भर करती थी कि जो मेजबान देश होता था कहता जी हम एक ओवर में 2 बाउंसर रखेंगे, कोई कहता मैं 4 रखूंगा। बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ आपको। गेंदबाज भी हुआ करते थे 6 फुट वेस्ट इंडीज के। उस टाइम पे क्या होता था, जो रोलर होते थे वो मैनुअल होते थे, रोलर की भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। कवर्स जो होते थे कवर्स की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। बारिश हो गई तो पानी आ गया, चलो मैच हो गया। और उतना सुपरविजन नहीं होता था कि बड़ी सारे ऐसे चेंजेस, बड़े सारे ऐसे किस्से सुने हमने कि भाई जो घरेलू टीम थी वो जल्दी आउट हो गई तो उन्होंने क्या किया, रात को हल्का फुल्का वाटरिंग कर दी, पिच पे नमी आई और अगले दिन दूसरी टीम भी आउट हो गई। तो बड़े सारे कहानी किस्से सुनने में आते हैं कि पिच को टेम्पर कर दिया जाता था और बॉल की क्वालिटी बदल दी जाती। बड़े सारे किस्से कहानी है। आपने वो भी सुना होगा शकूर राणा और माइक गैटिंग के बीच में इतना विवाद हुआ कि वो लंदन की अदालत तक केस गया। शकूर राणा और माइक गैटिंग के बीच में खेल के मैदान में कितनी लड़ाइयाँ हुई। न्यूट्रल अंपायर नहीं होते थे, आपके अपने अंपायर होते थे, आप जैसी मर्जी अंपायरिंग कर सकते हैं। उस दौर में सुनील गावस्कर साहब ने 10,000 रन बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं। बाद में तो मैच रेफरी आ गए, वेट वेदर इक्विपमेंट आ गया, रोलर बहुत अच्छा आ गया, हाइड्रोलिक्स रोलर का उपयोग होने लग गया। लेकिन वो दौर याद कीजिए वेस्ट इंडीज में जब रोलर होता ही नहीं था और जो फास्ट बॉलर होते थे 2 पीस बॉल होती थी, बाद में 4 पीस बॉल आ गई। उस दौर में हार्ड लेदर होता था, बाद में सॉफ्ट लेदर आ गया। तो बड़े सारे चेंजेस हुए। वो जो दौर था क्रिकेट का शौक का दौर था, लोग शौक पूरा करने के लिए क्रिकेट खेलते थे। बाद में जब क्रिकेट को कैरियर बनाया तो बड़े सारे चेंजेस आए। तो सुनील गावस्कर साहब ने जो रन बनाए हैं भारतीय क्रिकेट के लिए, और एक ऐसी टीम जिसमें सिर्फ सुनील गावस्कर से ही डरते थे दूसरी टीम वाले और सोचते थे गावस्कर को एक एंड पे खड़ा रहने दीजिए, उधर से आउट कर दीजिए। उस दौर में गावस्कर साहब ने रन बनाया। तो गावस्कर साहब तो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सम्मान है भारतीय क्रिकेट का। बेस्ट विकेट कीपर देखिए जी बहुत सारे विकेट कीपर आए। अब एक नाम, मैं तो बेस्ट विकेट कीपर में महेंद्र सिंह धोनी को ही कहूंगा, क्योंकि कप्तान के साथ साथ टॉप क्लास परफॉर्मेंस, फिर विकेट के पीछे बॉलें पकड़ना। और एक मैच याद होगा आपको श्रीलंका में जब उन्होंने दौड़ लगाई थी और वो जो क्रिकेट विशेषज्ञ थे और जो एथलेटिक विशेषज्ञ थे उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से धोनी ने डिस्टेंस कवर किया है, अगर ये 100 मीटर दौड़ेंगे तो हुसैन बोल्ट के आसपास पहुंच जाएंगे, इतनी तेज गति के साथ दौड़े हैं। बेस्ट विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी, उनसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है कोई। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहोगे, कुछ भी पूछेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट की शान है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। और बेस्ट कप्तान अगर बात की जाए, महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कप्तान नहीं है जी, वो क्रिकेटर भी कहते हैं सारे। धोनी कपिल देव खुद कहते हैं, कपिल देव खुद कहते हैं, गावस्कर साहब खुद कहते हैं। तो जो इंडिया के सबसे सफल कप्तान धोनी का नाम गांगुली भी कहते हैं। सौरव गांगुली का तो किस्सा आपने सुना है कि जब मैंने धोनी को पहली बार देखा मैंने को लगा कि यार इसको प्लेयर बनाना चाहिए। ये निककर मैं घूम रहा था, मैंने कहा 3 नंबर बैटिंग करेगा, कहते दादा आप कहते मैं 4 करूंगा तो 3 कर। तो धोनी का आपने किस्सा सुना ही है। तो जब भारतीय क्रिकेट के इतने कद्दावर खिलाड़ी धोनी की तारीफ करते हैं तो धोनी से बड़ा कप्तान है ही। ऑल टाइम फेवरेट अगर कहा जाए तो ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेट में धोनी है। धोनी है जी। धोनी के साथ मैंने अभी आपको सारा बताया, जो स्ट्रगल है और जितने वो सिंपल हैं और इतने सफल होने के बाद आज भी पूरी तरीके से बहुत ही इजी लाइफ है। तो धोनी ने एक एग्जांपल सेट किया कि चीजों को जितना सरल बनाएंगे ना तो उतना आप सफल हो जाएंगे। हर किसी के लिए है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई सोचे कि जी मैं रातों रात बहुत ऊपर चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है, आपको लड़ना पड़ता है अपने आप से। और जो कंपटीशन है ना आपका किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। धोनी की ये सोच रही है, धोनी ने अपने आप से लड़ाई लड़ी है। धोनी ने किसी दाएं बाएं किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। तो मेरा मानना है कि अगर मैं भी कमेंट्री करता हूँ तो मेरा कंपटीशन अपने आप से है। मैं कमेंट्री करते हुए अपनी कमेंट्री सुनता हूँ, मेरे को कई बार बहुत गंदा लगता है, मैंने कहा ये शब्द मैंने गलत बोले हैं, इसको हटाना पड़ेगा, तो मैं वो पेपर पे लिख लेता हूँ, मैंने कहा ये शब्द बोलने ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैं कमेंट्री मैं सुनता हूँ, मेरे को बहुत अजीब सा लगा, मैंने यार बहुत गंदा बोला है, ये तो बोलना नहीं चाहिए था। मैं उन लाइनों को लिख लेता हूँ जो खराब लाइनें हैं कि यार ये लाइनें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। कि देखिए गलती आप एक बार करते हैं और अगर लगातार गलतियां करते हैं तो फिर आप असफल हैं। एक गलती को आप नोट कर लीजिए, उसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए कि ये मुझे बोलना नहीं है, ये काम नहीं करना, तो फिर आप कहीं ना कहीं अच्छा काम कर सकते हैं।
बतौर क्रिकेटर हो, बतौर कप्तान हो, बतौर अंपायर हो, बतौर आप कमेंटेटर हो, तो आपके पास मौका रहता है आगे बढ़ने का। लेकिन अगर आप लगातार गलतियां करते रहते हो तो फिर लोग कहते हैं नहीं यार ये तो बेकार है इस तरीके से। इसलिए कम से कम जो आदमी गलती करता है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक ठाक है, सफल है। चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं। अगर बात की जाए, अगर जब आप कमेंटेटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा अनुभव अच्छा कब लगा है? जब कौन सा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा हो या फिर गेंदबाजी कर रहा हो, उससे मजा आता है कि बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है? देखिए, मैं जब जैसे टेस्ट मैच की कमेंट्री कर रहे होते हैं हम लोग दूरदर्शन स्पोर्ट्स पे, आई एम ग्रेटफुल टू डीडी स्पोर्ट्स। डीडी स्पोर्ट्स ने बहुत कमेंट्री दी है और उनके पैनल में भी हूँ मैं। आई एम ग्रेटफुल टू आकाशवाणी के लिए बहुत सारे शोज किए हैं, न्यू स्पोर्ट्स, न्यू प्राइम। तो बड़ा बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन जब मैं पहले कमेंट्री करता था तो जब हरभजन सिंह और अनिल कुंबले बॉलिंग करते थे दोनों एंड से, मजा ही अलग आता था। और आज के समय में देखें तो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे कमेंट्री करने का मजा ही अलग है, अलग ही मजा है। हर बार आपको सोचना पड़ता है कि ये क्या करने वाला है, उसी को आपको जैसी बॉल डिलीवर होती है तब आपको ऐड करना पड़ता है पिक्चर से। आज की तारीख में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे चाहे T20 हो चाहे डेज क्रिकेट हो, जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करते हैं तो उस पर कमेंट्री करने का मजा ही अलग है। बिल्कुल। तो ये थे मनोज दत्त जिन्होंने क्रिकेट की बारीकियों को बताया और साथ ही साथ कमेंटेटिंग कैसे करनी है, और जो युवा अभी चाह रहे हैं कि कमेंटेटिंग करनी है उनके लिए क्या कुछ इन्होंने बताया वो आपने सुना। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।